हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 21 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। बच्चों, आपको याद है हमने अनुच्छेद लेखन पढ़ा था। जिस तरह हम अनुच्छेद में बच्चों कुछ बातों को ध्यान रखते हैं लिखते समय, अनुच्छेद में भी हम विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं लेकिन उसे कम शब्दों में कहते हैं। बस उसी तरह बच्चों एक निबंध होता है। निबंध में थोड़ा विस्तार से लिखते हैं और कुछ अन्य भी बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो आइए निबंध लेखन शुरू करते हैं। किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से लिखने की कला को ही निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन कलात्मक व वर्णनात्मक दोनों होते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जो निबंध होते हैं वे कलात्मक भी होते हैं और वर्णनात्मक भी होते हैं। तो चलिए निबंधों को लिखते समय देखिए कुछ विशेष बातें जिनका हमें ध्यान रखना होता है। निबंध की भाषा शुद्ध, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथनों को अवश्य लिखना चाहिए। भाषा में स्पष्टता लाने के लिए उचित स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि निबंधों को लिखते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ निबंध पढ़ते हैं। सबसे पहला निबंध जिसका शीर्षक है राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान। नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, आदि शक्ति है, सद्गुणों की खान है और वह सब कुछ है जो इस प्रकट विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी वह सनातन शक्ति है जो अनादि काल से उन सामाजिक दायित्वों का वहन करती आ रही है जिन्हें पुरुषों का कंधा संभाल नहीं पाता। माता के रूप में नारी ममता, करुणा, वात्सल्य, सहृदयता जैसे सद्गुणों से युक्त है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी यानी कि स्त्री की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी यदि किसी भी कारण से निष्क्रिय होती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन समय के साथ साथ भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति निम्नतर होती गई और मध्यकाल तक आते आते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति को और अधिक बदतर कर दिया। आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम राष्ट्र की सुनिश्चित प्रगति के पथ पर निरंतर अवसर होने के रूप में सामने है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, मणिबेन पटेल, अमृत कौर जैसी स्त्रियों ने आगे बढ़कर पूरी क्षमता एवं उत्साह के साथ भाग लिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद स्त्रियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनी। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी, जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को दिए जाने वाले योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रही। चिकित्सा का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का क्षेत्र हो या बैंक का, पुलिस हो या फौज, वैज्ञानिक हो या व्यवसायी, प्रत्येक क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां सम्मान के साथ आसीन हैं। किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, बछिंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और देश को आगे बढ़ा रही है। राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान घर एवं परिवार को संभालने के रूप में हमेशा रहा है। किसी भी समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत कुछ सदस्यों को घर एवं बच्चों को संभालना एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। अधिकांश स्त्रियां इस दायित्व का निर्वाह बखूबी करती हैं। घर को संभालने के लिए जिस कुशलता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है उसका पुरुषों के पास सामान्यतः अभाव होता है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि
स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियां अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है। निश्चित रूप से नारी ने अनेक बाधाओं के बावजूद नई बुलंदियों को छुआ है और घर के अतिरिक्त बाहर भी स्वयं को सुदृढ़ता से स्थापित किया है। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने अपनी सफलताओं के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि पुरानी रूढ़ियां हिल गई हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो महिलाओं की भागीदारी से अछूता हो। उसकी स्थिति में आया अभूतपूर्व सुधार उसे हाशिए पर रखना असंभव बना रही है। नारी के जुझारूपन का लोहा सबको मानना पड़ रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। और हम मानते हैं कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी बढ़ चढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में संबोधित कार्यों में हिस्सा लेती है वहां प्रगति की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। घर गृहस्थी का निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। वह माता, बहन, पत्नी, पुत्री, मित्र रूपी विविध स्वरूपों में पुरुषों के जीवन के साथ अत्यंत आत्मिक रूप से संबंधित। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल लगभग 40 करोड़ कार्यशील व्यक्ति हैं, जिनमें 12.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 39% कार्यशील जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1/4 महिलाएं हैं। कृषि प्रधान भारत में कृषि कार्य में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए स्त्रियां प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री आर्थिक गतिविधियों को हमेशा से ही उचित रूप में मूल्यांकित नहीं किया गया है। महिलाओं के मामलों से संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है। यद्यपि महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, परंतु अनेक महिलाओं को अभी बहुत कुछ करना शेष है। लिंग अनुपात को संतुलित किया जाना है। सभी आयु समूहों में महिलाओं की जीवन शैली में सुधार किया जाना है। आज भी अधिकांश भारतीय नारी आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि भी उसकी परिस्थिति पुरुषों के समान नहीं है। भारत में अदालती कानून की अपेक्षा प्रथागत कानून का भी अपना खास स्थान है। अतः केवल कानूनी प्रावधान ही महिला की स्थिति सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि लोगों को मनोवृत्ति परिवर्तन लाने भी आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की भी है कि भारतीय समाज महिलाओं में उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो, उनकी मेधा एवं ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ साथ समानता का व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि ऐसी स्थिति में ही भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान अधिकतम हो सकता है। वास्तव में शक्ति और अधिकार तब तक उनकी सहायता नहीं कर सकते जब तक महिलाएं स्वयं अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर दृढ़ प्रयास नहीं करेंगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना किया गया प्रयास सफलता की चरम उपलब्धि से उन्हें हमेशा वंचित कर देगा। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ हमने एक निबंध पढ़ा है कि किस तरह नारी के विषय में बताया गया है। तो चलिए अब एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है कंप्यूटर। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हमारे देश में भी कंप्यूटर की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक कंप्यूटर बनाया था जो लंबी लंबी गणनाएं करता था। वास्तव में कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है जो जटिलतम गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। उसकी गणना में जरा सी भी त्रुटि आना संभव नहीं है। कंप्यूटर में एक केंद्रीय मस्तिष्क होता है जो अपने कार्य को संकेतों की गणितीय भाषा में ही करता है। कंप्यूटर के लिए विशेष भाषा के संकेत तैयार किए जाते हैं। इन संकेतों, निर्देशों और सूचनाओं को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहते हैं। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब उसका प्रवेश सभी क्षेत्रों में हो चुका है। बड़े व्यवसायी, उद्योगपति, तकनीकी और वाणिज्य संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थान कंप्यूटर की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। बैंक, वैज्ञानिक अनुसंधान, दूरसंचार, उद्योग,
युद्ध, प्रकाशन, परिवहन आदि अन्य क्षेत्रों में भी कंप्यूटर उपयोग में आ रहा है। विभिन्न शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षा परिणाम तैयार करने में कंप्यूटर की सहायता ले रहे हैं। यह सच है कि कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, किंतु यह भी सच है कि कंप्यूटर मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकता। कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणनाओं को मानव मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक तेजी से कर सकता है, परंतु मानव मस्तिष्क की दूसरी विशेषताएं उसमें नहीं होती। उसमें ना हृदय की अनुभूति होती है, ना संवेदनाएं और ना कलात्मक अभिरुचियां। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता और ना अपनी इच्छा से कोई काम कर सकता है। वह स्वतंत्र रूप से कुछ सोच भी नहीं सकता। वास्तव में कंप्यूटर मनुष्य का अच्छा सेवक है, ऐसा सेवक जो अपने स्वामी की आज्ञा का चुपचाप पालन करता रहता है। तो चलिए बच्चों, एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है परिश्रम का महत्व। मनुष्य के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सभी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। परिश्रम के बल पर ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। परिश्रम रहित व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है। ईश्वर भी परिश्रमी व्यक्ति की ही सहायता करता है। कहा भी गया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने निरंतर परिश्रम किया वे सफल भी रहे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि निरंतर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। वैज्ञानिकों ने निरंतर परिश्रम द्वारा अनेक आविष्कार करके जीवन को सुखमय बनाया। खिलाड़ी, अभिनेता, चिकित्सक, वैज्ञानिक आदि सभी की सफलता का राज परिश्रम ही है। परिश्रम के बिना कोई भी उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। परिश्रम रहित व्यक्ति का जीवन अभिशाप एवं बोझ बन जाता है। मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके परिश्रम से ही होता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा भी है, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। विद्यार्थी के लिए निरंतर परिश्रम और अभ्यास नितांत आवश्यक है। जो बच्चे निरंतर परिश्रम करके अध्ययन करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। उनका जीवन सुखमय होता है। ऐसे बच्चे सभी के प्रिय होते हैं। परिश्रम से जी चुराने वाले विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। संसार की सभी उपलब्धियों के पीछे परिश्रम का ही हाथ है। परिश्रम में असंभव को भी संभव कर दिखाने की शक्ति है। मनुष्य को परिश्रम रूपी अमूल्य निधि को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। सरस सुखमय जीवन का राज भी तो परिश्रम में ही निहित है। कहा भी गया है, जिसने परिश्रम किया उसका जीवन सफल रहा। तो बच्चों, देखा आपने, यहाँ पर हमने एक और निबंध पढ़ा है। नीचे आपको कुछ और विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर आप स्वयं से निबंध लिखेंगे। तो बच्चों, आपने देखा निबंध किस तरह लिखे जाते हैं। यहाँ हमने जितने भी निबंध पढ़े हैं आप इन्हें दोबारा से पढ़िएगा और इन्हीं के साथ जो नीचे शीर्षक दिए गए हैं आप उन शीर्षकों पर निबंध लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।